दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियोस बनाए हैं जहां बात की है कैमरास के ऊपर। एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बात की थी कि भाई आपको किसी भी नए कैमरा सिस्टम में जो है जल्दी से स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अपने एक अलग जो है एक डिसएडवांटेजेस होते हैं, या कई बार एडवांटेज भी होते हैं पर ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस होते हैं। और मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बात की। और फिर मैंने जो है बात की कौन से कैमरास जो है 2024 में आपको अवॉइड करने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, उसके भी मैंने अलग अलग वैलिड रीजंस बताए हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया दोनों वीडियो का। लेकिन दोनों वीडियोस बनाने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, और ज़्यादातर सवाल थे कि सर मैं ये वाला कैमरा ले लूँ या ये वाला कैमरा ले लूँ, या सोनी का लूँ, निकॉन का लूँ, फूजी फिल्म का लूँ, कैनन का लूँ। अलग अलग मॉडल्स के नाम लेके उन्होंने सवाल पूछे, और कई मॉडल्स को उन्होंने आपस में कंपेयर किया कि भाई दोनों मॉडल में से मैं कौन सा मॉडल लूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों का एक, अगर मैं किसी को भी आंसर करूंगा अनटिल कि मैं बहुत श्योर हूँ तभी मैं उसका आंसर मैंने दिए हैं काफ़ी लोगों को। लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 लाइन में 4 लाइन में वो जो है आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि मैं सही आंसर ना दे पाऊँ, क्योंकि उसका सही उत्तर नहीं है। क्योंकि हर आदमी के लिए जो कैमरा की चॉइस है वो अलग अलग होती है, अलग अलग पर्पस के लिए जो है इंसान कैमरा लेता है, और उसकी यूसेज जो है वो अलग अलग सिनेरियोज़ में अलग अलग तरीके से होती है। तो आज मैंने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं जहां हम बात करेंगे हाउ टू डिसाइड बेस्ट कैमरा फॉर यू, यानी कि अपने लिए या आपके लिए जो है कैसे हम एक बेस्ट कैमरा को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आज 5 फैक्टर्स, जो 5 मेजर फैक्टर्स हैं उनकी बात की है। अब पांचों मेजर फैक्टर्स के बारे में मैं आगे बात करूं, आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने लिए बेस्ट कैमरा डिसाइड करने के लिए जो पहला मेजर फैक्टर है वो है इंटेंटेड यूज़, यानी कि कैमरा आप किस पर्पस के लिए, किस इंटेंशन के लिए, किस काम के लिए आप अपने लिए कैमरा खरीद रहे हैं। क्या आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं या फिर आप सिर्फ वीडियोग्राफी करते हैं? अगर फोटोग्राफी करते हैं तो आप किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करते हैं? क्या आप पोर्ट्रेट्स लेते हैं खाली, या आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, या सारा काम थोड़ा थोड़ा करते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट्स भी करते हैं, लैंडस्केप भी करते हैं, ई कॉमर्स भी करते हैं, एंड आप वाइल्ड लाइफ भी करते हैं। उसके अलावा क्या आप वीडियोज़ और फोटोज़ दोनों करते हैं? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपके कैमरा ख़रीदने में इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपका जो डिसीजन है वो सबको ध्यान में रख के ही आपको लेना होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं तो आप ऐसे कैमरास पे ध्यान दीजिए जो कि सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आपके लिए बेस्ट रहे, जहाँ पे आपको बेस्ट फीचर्स मिलेंगे, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा के जो है बेस्ट से बेस्ट फीचर्स जो हैं वो आप ख़रीद सकें। अब यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आपके लिए आज की डेट में यानी कि 2024 में डीएसएलआर अच्छा है, या फिर हमको मिररलेस कैमरा लेना चाहिए। अगर मिररलेस कैमरा लेना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर डीएसएलआर लेना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट यहाँ मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा फॉर एक दो एग्जांपल देके, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए अगर आप सिर्फ, आपका काम फोटोग्राफी का है और बाकी आप कोई काम नहीं करते हैं, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो आज की डेट में जो डीएसएलआर कैमरा है वो आपको एक रीज़नेबल प्राइस में, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको अच्छे मिल जाएंगे। फुल फ्रेम कैमराज आपको अच्छे से मिल जाएंगे। लेंसेज का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा, अगर हम कंपेयर करें। तो ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं। बट अगर आप वीडियोस भी शूट करते हैं तो यहाँ पर फिर मिररलेस जो है आज 2024 में थोड़ा सा पिक्चर में आता है, क्योंकि मिररलेस के अंदर आपको जो है ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वीडियो कोडेक्स जो हैं, या फिर ओवरऑल जो उसका हैंडलिंग है वो थोड़ा सा बेटर होता है वीडियोस के लिए इन मिररलेस कैमरा एज़ कम्पेयर टू डीएसएलआर कैमरा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जो इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है कैमरा खरीदने का। आप पहले पर्पस को जो है वो डिफाइन करिए, पर्पस को ढूंढिए, और आपके जो फोटोग्राफी गोल्स हैं या आपके वीडियोग्राफी गोल्स हैं अगले 2 से 4 साल के लिए, उनको आप ध्यान में रख के अपना कैमरा खरीदिए। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि आप कोई भी कैमरा बॉडी ले रहे हैं, चाहे आप फोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं, चाहे आप वीडियोग्राफी के लिए ले रहे हैं, कम से कम आप उस कैमरा बॉडी को 4 साल आप यूज़ करिए, कम से कम 4 साल। तब जाके आप ना केवल उस कैमरा की कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे, बल्कि उसके साथ जो लेंसेज लिए हैं उसकी कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे, बल्कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट है वो भी आप जो है अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है बहुत फ्रीक्वेंटली कैमरा और लेंसेज को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने नहीं होते, अनटिल कि वो बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फोटोग्राफर है जहाँ पे वो बहुत सारा पैसा बना रहा है।
वो एक अलग सिनेरियो होता है। बट जनरली आप इस बात को ध्यान रखिए, कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग जो है सिर्फ जो कोई भी नया कैमरा आता है तो हम थोड़े से उसकी तरफ जो है थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं। थोड़ा हमको लगता है कि यार ये नया कैमरा आ गया तो शायद हमको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, शायद हमारी फोटोग्राफी बेटर होगी। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी फोटोग्राफी, आपकी वीडियोग्राफी जो है वो कम्प्लीटली आपके स्किल्स पे डिपेंड करती है। जो नए फीचर्स, जो नए कैमरा मॉडल्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपके टोटल वर्क फ्लो को ईजी बनाने के लिए। अगर उसमें कुछ फीचर्स अच्छे हैं तो वो आपके काम को आसान बनाते हैं, काम को बढ़िया नहीं बनाते, काम को आसान बनाते हैं। जब आप फील्ड पे होते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, चाहे उसके वीडियो कोडेक्स हैं, चाहे उसके अलग अलग फीचर्स हैं, फ्रेम्स पर सेकंड है या उसकी डायनेमिक रेंज है, वो आपको एडवांटेज देती है। बट अगर आपकी स्किल्स ही फोटोग्राफी के या वीडियोग्राफी के अच्छे नहीं हैं तो वो नया कैमरा आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है और आपको अंदाज़ा नहीं होता। जब आप खरीद लेते हो तो आपको लगता है कि आपने बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना है कि आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंटेड यूज़ क्या है आपका, और आप किस पर्पस के लिए कैमरा ले रहे हैं। अगर आप फैशन फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले रहे हैं, पोर्ट्रेट्स के लिए ले रहे हैं, तो भाई आज की डेट में एक मिररलेस कैमरा भी जो है वो आपको 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में अच्छा खासा मिल जाता है, फुल फ्रेम कैमरा। और अगर हम क्रॉप सेंसर की बात करें तो 80,000 से जो है करीब 1 लाख के बीच में आपको काफ़ी, 1,20,000 के बीच में आपको काफ़ी अच्छे खासे कैमराज मिल जाते हैं, जो आपकी जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, फैशन फोटोग्राफी है, ई कॉमर्स फोटोग्राफी है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आराम से, अगर आप उसके साथ अच्छे लेंसेज यूज़ करेंगे। बट अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तो वहाँ पर आपको जो है फ्रेम्स पर सेकंड पे ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ी से जो है उसका प्रोसेसर कितना फास्ट काम करता है, किस तरह से जो है आप वाइल्ड लाइफ में, तो अगर आपको लो लाइट में लेना है तो भाई लो लाइट, या वेडिंग करते हैं तो भाई वहाँ पर फिर आप देखिए कि लो लाइट के फीचर्स कैसे हैं, लो लाइट में कौन सा कैमरा अच्छे से परफॉर्म करता है, आईएसओ रेंज क्या है उसकी, वगैरह वगैरह आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो दूसरा मेजर फैक्टर निकल के आता है वो है दोस्तों आपका सेंसर साइज। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेंसर साइज का कैमरा लेना है। आपको माइक्रो फोर थर्ड सेंसर वाला कैमरा लेना है, या आपको क्रॉप सेंसर लेना है, या आपको फुल फ्रेम लेना है, या आपको मीडियम फॉर्मेट लेना है। हालांकि मीडियम फॉर्मेट एक अलग ही कैटेगरी होती है, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लेवल पे चला जाता है। बट जनरली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्रॉप सेंसर लेना है या फिर आपको जो है फुल फ्रेम वाला कैमरा लेना है। देखिए फुल फ्रेम सेंसर जो है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि जो भी सेंसर है कैमरा का वो आपकी इमेज क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अब फुल फ्रेम अगर आप कैमरा लेते हैं तो वो आपको इमेज क्वालिटी भी बेटर देता है और लो लाइट कंडीशंस में आपको काफ़ी सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको कई बार कैंडिड शॉट्स लेने, वहाँ पे अच्छे बोके निकालने हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, लो लाइट में वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलता है कि भाई अगर फुल फ्रेम है तो आपको एक इमेज क्वालिटी बेटर मिलेगी। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है और आपका उतना काम भी नहीं है, आपका काम थोड़ा उस बड़े लेवल पे नहीं है, तो आप क्रॉप सेंसर पे भी जा सकते हो। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कुछ सिचुएशंस के अंदर, शूटिंग कंडीशंस में, जैसे कि लो लाइट वगैरह वगैरह के अंदर, या आपको बोके थोड़ा अच्छा, बोके इसमें भी निकलता है अच्छा, लेकिन थोड़ा बोके आपको एज़ कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करेंगे फुल फ्रेम से तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बट बहुत ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ना के बराबर ही है, बट फ़र्क पड़ता है। तो क्रॉप सेंसर कैमरा बॉडीज़ भी बुरी नहीं होती हैं। फूजी फिल्म के काफ़ी सारे कैमराज मैंने यूज़ किए हैं, काफ़ी मैंने रिव्यूज़ भी किए हैं। फैंटास्टिक कैमराज हैं क्रॉप सेंसर के अंदर, तो आप उन कैमराज को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और भी ब्रांड्स हैं, कैनन है, सोनी है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे कैमराज हैं क्रॉप सेंसर में, काफ़ी अच्छे कैमराज हैं वाइड रेंज के अंदर, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सभी ब्रांड्स में आपको क्रॉप सेंसर के कैमरा अच्छे मिल जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि यार अभी क्रॉप सेंसर ले लूँगा तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अगर आपका काम उस लेवल पे नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद क्रॉप सेंसर कैमरा बॉडी एंड देन लेटर ऑन यू कैन गो विद फुल फ्रेम। 3-4 साल के बाद आप प्लीज़ थोड़ा काम बनाइए, थोड़ा पैसा बनाइए, काम को बढ़ाइए, और जब इनकम अच्छी होने लगे तो आप उस पर चले जाइए। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सेंसर साइज़ है वो आपकी इमेज क्वालिटी को थोड़ा इम्पैक्ट करता ही है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक मेजर फैक्टर हो जाता है अगर आपने लिए एक बेस्ट कैमरा डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, और वो है दोस्तों लेंस कॉम्पेटिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब देखिए जो लेंस कॉम्पेटिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैमरा आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर उसके साथ में लेंस आपको आपके मन माफिक नहीं मिल रहे हैं, मनपसंद लेंस नहीं है, उस तरह की फोकल लेंस आपको नहीं मिल रही है, तो भी जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि लेंस और कैमरा है वो बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह होता है कि भाई अगर दोनों चीज़ परफेक्ट होंगी तो गाड़ी आराम से चलती है, एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी ब्रांड का कैमरा लें वहाँ पर आप पहले ये ज़रूर देखिए कि जो भी आपको कैमरा पसंद आ रहा है उसके साथ लेंसेज़ के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने तरीके के लेंसेज आपको मिल रहे हैं, किस प्राइस के अंदर आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पर लेंसेज से मेरा मतलब ये है कि
देखिए कई बार क्या होता है कि कैमरा हमने ख़रीद लिया, बट लेंसेज जो है ना दोस्तों, बेसिकली आप ऐसा समझिए कि लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैमरा से, क्योंकि अगर आपके पास में अच्छे ऑप्टिक्स हैं, अगर आपके पास में शार्प लेंसेज हैं, आपके पास में प्राइम लेंसेज हैं, आपके पास में जो है वाइड अपर्चर वाले लेंसेज हैं, तो वो ना केवल आपको लो लाइट में सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपको शार्प इमेजेस भी देते हैं, बल्कि आपको जो एक इमेज क्वालिटी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। कई बार जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार किट लेंस जो है ना वो किट लेंस ही होता है, लेकिन जब आप अच्छे लेंसेज खरीदते हैं तो ना केवल आप अपने पूरे इकोसिस्टम को आप बेटर बना रहे हैं, बल्कि आप अपने फोटोग्राफी को, अपनी वीडियोग्राफी को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बिकॉज इमेजेस जो है दोस्तों वो लेंसेज से आती है, कैमरा जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कैमरा के बारे में डिसाइड करें तो आप देखिए कि लेंसेज कितने सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सोनी के अंदर एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। अगर आप सोनी कैमरास देखेंगे तो वहाँ पर थर्ड पार्टी लेंसेज का ऑप्शन काफ़ी सारा है। तो कई बार अगर आपने एक सोनी की अच्छी कैमरा बॉडी ले ली तो आप थर्ड पार्टी में चाहे सिग्मा है, चाहे टैमरॉन है, चाहे आप सैमयंग देखेंगे, जाइस के लेंसेज हैं, और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि सोनी के लिए लेंसेज बनाती हैं, तो वहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन आपको मिल जाता है। एट द सेम टाइम दूसरे जो ब्रांड्स हैं, निकॉन है या कैनन है या फूजी फिल्म है, वहाँ भी लेंसेज की कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पर कई बार मेरे रिसर्च में मैंने देखा है कि सोनी में थोड़ा सा एडवांटेज है, चाहे आप वीडियोग्राफी करते हैं, चाहे आप फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा सा थर्ड पार्टी लेंसेज का वहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के ब्रांड्स अच्छे लेंसेज प्रोड्यूस नहीं करते, उनके जो नेटिव लेंसेज हैं बहुत ही शार्प हैं। इनफैक्ट सोनी के भी नेटिव लेंसेज हैं, कमाल के शार्प लेंसेज हैं। बट यहाँ पर कई बार क्या होता है कि एक जो नया फोटोग्राफर अपना काम शुरू कर रहा है, कई बार उसके पास पैसा जो है वो लिमिटेड होता है, या तो वो एक महंगी कैमरा बॉडी खरीद सकता है या फिर जो है महंगा लेंस खरीद सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि आपको बैलेंस कैसे बैठाना है, यानी कि कैमरा में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और लेंस की ऑप्टिक्स में भी आप किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब जो फोर्थ फैक्टर है उसे भी आप ज़रूर कंसीडर कीजिए, और जो फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा कैमरा टाइप। अब कैमरा टाइप से मेरा मतलब है, क्या आपको DSLR कैमरा लेना है या आप मिररलेस में जाना चाहते हैं। अब देखिए दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप मिररलेस कैमरा देखेंगे तो उसका जो साइज़ है, वेट है, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू कैरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एंड जो DSLR है वो थोड़ा सा बल्की है, बट उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। मेरा मानना हमेशा ऐसा है कि चाहे DSLR आप लें, चाहे मिररलेस लें, कैमरा एक तरह का एपरेटस है, एक तरह का डिवाइस है जो फ़ोटो शूट करने के काम आता है। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको ओवरऑल ये देखना है कि आपको कौन से सिस्टम में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो जिस सिस्टम में आपको एडवांटेज मिल रहा है आप उस सिस्टम के ऊपर जा सकते हैं। इमेज क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जो है DSLR यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन कंसीडर करिए तो शायद आप काफ़ी सारा पैसा जो है वो आप सेव भी कर पाएँ, उस पैसे से आप थोड़ी एक्सेसरीज़ भी खरीद पाएंगे। तो अंधी दौड़ में नहीं जाना है, ट्रेंड में नहीं जाना है, अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि मेरे लिए कौन सा कैमरा टाइप जो है वो बेटर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है वो है दोस्तों बजट। अब आपके पास में चाहे कोई भी आप कैमरा पसंद कर लो, आखिर में बात टिकती है दोस्तों बजट पे आके, यानी कि पॉकेट में हमारी कितना पैसा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। टोटल बजट से मेरा मतलब है कि आप कौन सा कैमरा और कौन से लेंसेज को आप अफोर्ड कर सकते हो। तो जब आप जो भी कैमरा अपने लिए पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि कैमरा के साथ आपको लेंसेज का बजट भी निकालना है, उसके अलावा आपको थोड़ी एक्सेसरीज़ भी खरीदनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप वीडियोग्राफी भी करते हैं तो वहाँ पर एक्सेसरीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी कॉस्ट भी आप ऐड करिए। उसके अलावा दोस्तों आपको मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी एक अच्छा खासा होता है। और आप ये ध्यान रखिए कि जो भी बजट आप कितना पैसा ओवरऑल कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को आप क्या वो बजट जो आपने निकाला है, क्या उस पैसे को आप अगले 3 से 4 साल में रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग जोश में आके अपना बजट बढ़ा लेते हैं और मान लीजिए उनका बजट तो है 2 लाख रुपए का, लेकिन वो चले जाते हैं 4 से 5 लाख रुपए में, क्योंकि कैमरास लेंसेज उनको काफ़ी एक्साइट कर रहे हैं और उनको लगता है कि बस अगर ये ले लिया तो मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बहुत सारा पैसा फोटोग्राफी में बना लूँगा। बट होता ही है कि वो कैमरा लेंसेज खरीदने के बाद उनकी EMI शुरू हो जाती है, उनको उतना काम नहीं मिलता और धीरे धीरे वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से उनके ऊपर एक बर्डन बन जाती है। काफ़ी सारे केसेस मैंने देखा है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो आते थे और बताते थे कि सर मैंने ये कैमरा ले लिया था, फलाना ले लिया, और कई बार जो है स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो जाती थी। तो मेरा आपको एडवाइस तो ये रहेगा
कि आप सबसे पहले छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं। आप जोश में कोई भी डिसीजन ला लें, होश के अंदर आप डिसीजन लें और फिर आपके जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी गोल्स हैं अगले 4 साल के, उनको भी जो है कंसिडरेशन में लेना है कि भाई क्या ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ठीक रहेगी और आने वाले टाइम में मैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ और ऐड कर सकता हूँ अगर मेरी इनकम थोड़ी बढ़ती है, जिससे आप एक सॉलिड इकोसिस्टम जो है वो डेवलप कर सकें। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये वाला ले लूँ कैमरा सोनी का, कि कैनन का ले लूँ, या फलाना मॉडल ले लूँ, कि डिम का मॉडल ले लूँ। तो उसका कोई एक आंसर नहीं है, तो उस आंसर को मैंने एड्रेस करने के लिए वीडियो बनाया जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले। तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान से अप्लाई करेंगे अपने कैमरा को डिसाइड करने में, तो आप देखेंगे कि आप एक सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, एक सही कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे और एक अच्छी डील क्रैक करने में आप कामयाब होंगे। अब इसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।